हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में सिंपली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। इसको मतलब एक्सप्लेन करेंगे, बिल्कुल इसके बिल्कुल डीप में जाएंगे और उसके बाद डिस्कस करेंगे सेक्शन 1 to 7। सेक्शन जो 7 है, आई थिंक स्पेशली तो आप इसी सेक्शन के लिए आए होंगे। थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड, मगर इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। तो बढ़ते हैं आगे, आर्बिट्रेशन एक्ट को देखते हैं कि व्हाट्स दिस। इस लेक्चर में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन दिस 10 क्वेश्चंस। आप इन क्वेश्चंस को सिंपल देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये लेक्चर जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है माइनर एक्ट से रिलेटेड। ये 10 क्वेश्चंस को जो है वो हम ट्रेस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहले जो है वो है मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब क्या है, इसका सब एक डेफिनेशन ले मतलब देख लेते हैं। तो आर्बिट्रेशन मींस वेयर अ डिस्प्यूट मे बी रिजॉल्व्ड आउट ऑफ द कोर्ट बाय अ थर्ड पर्सन हैविंग नॉट इंटरेस्ट इन डिस्प्यूट। आर्बिट्रेशन जो है सिंपल, इसको उर्दू में कहते हैं सालिसी। ये सालिसी होती है, ठीक है। ये तब होती है जब कोई डिस्प्यूट जो है इन बिटवीन पार्टीज जो है अराइज हो और उसको रिजोल्व किया जाए आउट ऑफ द कोर्ट। आउट ऑफ द कोर्ट को रिजोल्व किया जाए बाय थर्ड पर्सन, कोई तीसरा बंदा है जो कि उस डिस्प्यूट का हिस्सा ना हो और उसका इंटरेस्ट भी इन डिस्प्यूट ना हो और वो मतलब आके उस चीज को सोल्व करे। दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेशन। इसके लिए सेक्शन 89 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड जब आप पढ़ते हो, देयर यू फाइंड कि ये जो आर्बिट्रेशन एक्ट बनाया गया और इसके पीछे रीजन क्या है और कोर्ट जो किस आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती है उसके इंटेंशन क्या है। तो सेक्शन 89 ए ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में है और उसको भी हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते थोड़ा। सेक्शन जो 89 ए जो हमने पीछे बात की उसको जब आगे डिस्कस करेंगे, उसके अंदर ये एसेंशियल्स मौजूद है कि आर्बिट्रेशन जो है वो यूज क्यों होती है, ये क्यों आर्बिट्रेशन को बनाया गया है। इट्स सिंपली सेड इट्स बिकॉज फॉर द एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द सूट। मतलब एक सूट को जल्दी से जल्दी जो है वो हल किया जाए, मामले को सिचुएशन को जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए और कोर्ट के शोल्डर से बर्डन को खत्म किया जाए। कोर्ट के पास पहले भी बहुत सारे केसेस हैं, सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सॉल्व दिस दीज केसेस अराउंड। तो उन केसेस को कम किया जाए और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी इस केसेस को सॉल्व किया जाए। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन आर्बिट्रेशन इज इन एग्जिस्टेंस हियर। और ये जो आर्बिट्रेशन होता है, इट फॉलोज द सेम प्रोसीजर ऑफ कोर्ट्स टू रीच एट द कंक्लूजन। हमारी बात सुनो, ये बिल्कुल ही सेम प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट है, उसको फॉलो। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज आर्बिट्रेटर। मैंने पीछे क्वेश्चन 1 में ही बता दिया था कि ये न्यूट्रल पर्सन होता है जो थर्ड पर्सन होता है और दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेशन जो सालिसी हमने डिस्कस की, उसका जो सालिस होता है, जो न्यूट्रल पर्सन होता है, दिस इज कॉल्ड आर्बिट्रेटर इन द लैंग्वेज ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। सेक्शन क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज एक्सटेंशन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। मतलब ये आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। इट्स अप्लाइड अक्रॉस ऑल पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान के अंदर से एक्ट को अप्लाई किया जाता है, ठीक है जी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट्स एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ये हमेशा रिटन फॉर्म के अंदर होता है और इसके अंदर जो है वो कुछ क्लॉजेस, मतलब क्लॉजेस ऐसी बात है तो क्लॉज डाले होते हैं या क्लॉजेस होते हैं जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेशन क्लॉज। उस आर्बिट्रेशन क्लॉज के अंदर कुछ प्रोविजन, मतलब हम कहें कि कुछ एसेंशियल्स मौजूद होते हैं कि भाई जो है वो हमारे इस मसले को, अगर ये मसला प्रेजेंट है, मतलब इस वक्त अगर मसला है तो आर्बिट्रेशन हम एग्रीमेंट बना रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ये जो मसला हुआ है इट शैल बी सोल्व बाय द आर्बिट्रेशन। ये प्रेजेंट मसला भी हो सकता है या फ्यूचर डिफरेंसेस। फॉर एग्जांपल फ्यूचर डिफरेंस किस तरह भाई कि हम जो आज ही किसी कॉन्ट्रैक्ट को कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के बाद एग्रीमेंट बना लेते हैं एक कि भाई अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी मसला हुआ देन इट शैल बी सॉल्व बाय द आर्बिट्रेशन। तो अब मसला भी हुआ तो नहीं, मसला फ्यूचर में होगा, मगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हम आज से ही बना दे रहे हैं कि जब भी मसला होगा तो इट शैल बी सॉल्व बाय आर्बिट्रेशन। अब उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर, चाहे वो प्रेजेंट का हो फ्यूचर का जो भी, तो उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आर्बिट्रेटर का नाम जो है वो हो भी सकता है या ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल भाई कॉन्ट्रैक्ट जब ब्रीच होगा उस वक्त जो है आर्बिट्रेशन के थ्रू हम इस मामले को सोल्व करेंगे। अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट हम आज बना रहे हैं मगर फ्यूचर के मसलों के लिए, ठीक है।
अब हम फॉर एग्जांपल उसके अंदर मैं अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में नाम ही लिख दूं कि ये बंदा हमारे इस मसले को सॉल्व करेगा, दिस विल बी थर्ड पर्सन, दिस विल बी आर्बिट्रेटर, लिख दूं नाम उसका, या बल्कि उसका नाम ना भी लिखूं कि बस ये लिख दूं कि हमारा मसला आर्बिट्रेशन सॉल्व करेगा, आर्बिट्रेटर सॉल्व करेगा। अब आर्बिट्रेटर कौन, जब मसला होगा तब देखेंगे, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के देयर सम एग्जेंशंस कौन से, सबसे पहले देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना लाजमी है। दूसरा एग्जेंशन के पार्टीज मस्ट बी एड आइटम, एड आइटम का मतलब होता है कि भाई सेम पॉइंट पर जो है वो डिस्प्यूट हो, दोनों को मसला सेम ही हो, ऐसा नहीं एक मसला दूसरा हो और दूसरे का तीसरा, ऐसा मतलब नहीं, दो पार्टीज का मामला है तो उनके अंदर मसला भी इट शुड बी ऑन सेम पॉइंट। तीसरी बात इट शुड बी रिटन फॉर्म, एंड फोर्थ है इंटेंशन ऑफ पार्टीज मस्ट बी क्वाज़ी जुडिशियल, मतलब दोनों पार्टीज के दिमाग में ये हो, इंटेंशन उनकी ये हो कि हमारे इस मसले को सोल्व कौन कर रहा है, कौन करेगा, कौन करने जा रहा है, आर्बिट्रेटर, ये कोर्ट नहीं करेगी। क्वाज़ी का मतलब, क्वाज़ी का मतलब होता है पार्शियल, पार्शियल जुडिशियल, क्वाज़ी जुडिशियल मतलब वो जो 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 कि खुद कोर्ट नहीं है मगर कोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, तो ये कौन है, आर्बिट्रेटर हमारा। ये कोर्ट तो नहीं है मगर कोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर को फॉलो कर रहा है कि फैक्ट्स को देखेगा, एविडेंसेस को देखेगा, सब चीज़ों को, ठीक है। तो दोनों पार्टीज की इंटेंशन जो है वो मस्ट बी क्वाज़ी जुडिशियल, कि हमारे सिचुएशन को सोल्व कौन करेगा, आर्बिट्रेटर, ठीक है। अब देयर इज व्हाट इज एन अवार्ड, जो भी डिसीजन आर्बिट्रेटर देगा, दिस इज कॉल्ड अवार्ड, डिसीजन ऑफ आर्बिट्रेटर सिंपली कॉल्ड अवार्ड, इसको जजमेंट डिग्री वगैरह नहीं कहते, इसको अवार्ड कहते हैं। उसके बाद है रेफरेंस, रेफरेंस टर्म रेफर से लिया गया है, मतलब कि मैं अपने डिस्प्यूट को रेफर कर रहा हूँ आर्बिट्रेटर को, कि इट शुड बी सोल्व बाय दैट आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेशन लो दिया, ठीक है, मींस रेफरेंस टू, मींस रेफरेंस टू आर्बिट्रेशन। अब हु इज एन अंपायर, अंपायर कौन होता है भाई, एक तो आपने आर्बिट्रेशन एक तो आर्बिट्रेटर पढ़ा होगा, वो तो हमने देख लिया, सालिस बंदा जो थर्ड पर्सन न्यूट्रल जो भी। अंपायर क्या होगा, सपोज करें कि दो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए गए हैं, दो दो आर्बिट्रेटर्स को भी अपॉइंट किया जा सकता है, ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, वो आपके इवन नंबर भी आर्बिट्रेटर का हो सकता है, ओड नंबर भी हो सकता है, ठीक है। सपोज करें दो आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट किया, पार्टी ए जो है उसने अपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया, पार्टी बी ने अपने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया। अब जाहिर सी बात है दो आर्बिट्रेटर होंगे तो डिसीजन तो डिफरेंट होगा, तो उन दोनों पे चेक एंड बैलेंस रखने के लिए अ थर्ड पर्सन इज अपॉइंटेड, दैट इज कॉल्ड अंपायर। वो अंपायर जो है वो उन दोनों को कंट्रोल करेगा, दोनों आर्बिट्रेटर्स को, सारी बात समझ, दिस इज कॉल्ड अंपायर, जो दोनों को चेक एंड बैलेंस करेगा, दोनों को देखेगा और जो है वो बताएगा कि व्हाट इज द परफेक्ट सॉल्यूशन इन रिगार्ड ऑफ दैट डिस्प्यूट, ठीक है। नाउ वेदर आर्बिट्रेशन इज यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस, तो इसका आंसर है नो, इट्स नॉट यूज्ड इन आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन इज नॉट यूज्ड इन क्रिमिनल केसेस। जब हम सेक्शन 89A ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड में जाते हैं तो वहाँ पर एक अमेंडमेंट है, उस अमेंडमेंट के अंदर ये बताया गया है कि ओनली यूज एडीआर, एडीआर कहते हैं आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सॉरी आर्बिट्रेशन नहीं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, मैंने बुक से अभी देखा, ठीक है। तो सेक्शन 89 में बताया गया है कि एडीआर जो है वो इट्स ओनली यूज्ड इन सिविल एंड कमर्शियल पर्पसेस, नॉट इन क्रिमिनल, ठीक है। तो क्रिमिनल केस में इसको नहीं यूज किया जाता, ओनली यूज इन सिविल एंड कमर्शियल, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं थोड़ा, व्हाट अबाउट जुरिस्डिक्शन, अब जुरिस्डिक्शन क्या होगी आर्बिट्रेशन की, तो इसके लिए जो है हम चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद ही ये चीज़ जो है वो क्लियर होगी हमें। बोर्ड को खोल लेते हैं, व्हाइट बोर्ड, ठीक है। देखें ये है पर्सन ए, ठीक है, और ये है पर्सन बी, इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट था, रेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसको हम कह सकते हैं, रेंट का कॉन्ट्रैक्ट था, पर्सन ए की प्रॉपर्टी है, पर्सन बी की प्रॉपर्टी में रह रहा है एज अ टेनेंट, ठीक है। और एग्रीमेंट उन्होंने किया था, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, के इन सिचुएशन अगर कोई मसला हो जाता है, बी अगर मुझे रेंट नहीं देता, ए कहता है अगर बी मुझे रेंट नहीं देता या मेरी प्रॉपर्टी से निकलता ही नहीं है तो मैं क्या करूँगा, तो एविक्शन के लिए जो मैं एप्लीकेशन दूंगा, एविक्शन मतलब मेरी प्रॉपर्टी निकल जाओ भाई, उसकी जो एप्लीकेशन है उसे अब एग्रीमेंट उन्होंने बनाया कि सिचुएशंस को सोल्व करेंगे थ्रू आर्बिट्रेशन, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन जो है उसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी, तो कहता है कि जुरिस्डिक्शन आर्बिट्रेशन की वही होगी जो कि सिविल कोर्ट की होगी,
मतलब अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में सिचुएशन यहाँ पर नहीं होता तो फिर मैं मतलब ए कहाँ पर सूट फाइल करता, तो सिविल कोर्ट में जाता, जाहिर सी बात है। तो आर्बिट्रेशन की भी जुरिसडिक्शन वही होगी। सिविल कोर्ट कौन सी भाई, तो सिविल कोर्ट हर जो केसेस के हिसाब से डिफरेंट होती है। कहीं पे जहाँ पर डिफेंडेंट रिजाइड कर रहा है तो वहाँ की सिविल कोर्ट पर ही जाएगा। जहाँ कहीं सिचुएशन में जो यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो लोकेटेड है, वहाँ की सिविल कोर्ट नियर बाय सिविल कोर्ट होगी, वहाँ पर केस को फाइल किया जाएगा। तो उस हिसाब से आर्बिट्रेशन की भी जुरिसडिक्शन होगी। अब सपोज करो आर्बिट्रेशन ने जो है वो दे दिया फैसला, अवार्ड दे दिया इन इन फेवर ऑफ बी, सपोज करो। अब ए कहता है कि भाई ठीक है, आपने अगर आर्बिट्रेशन ने अगर फैसला दिया है तो ठीक है, अब इस अवार्ड को जो है कम से कम कोर्ट में जमा तो करो, सिविल कोर्ट में। अब ए एप्लीकेशन देता है आर्बिट्रेशन को कि इस अवार्ड को जमा करो कोर्ट में, देखें कोर्ट भी क्या कहती है कि ये चीज फैसला सही है या नहीं। तो अब वो बताएं कि आर्बिट्रेशन ने जो अवार्ड दिया है तो वो अब जो है कौन सी कोर्ट में वो फाइल करेगा उस अवार्ड को। तो वहां पर भी अगेन वही आंसर आता है, जो भी सिविल कोर्ट की जुरिसडिक्शन बन रही होगी उस सिविल कोर्ट में जाके आर्बिट्रेशन अवार्ड देगा। सिविल कोर्ट कौन सी, हर सर्कमस्टांसेस के हिसाब से वो अलग होती है। तो यहाँ पर जुरिसडिक्शन का थोड़ा चक्कर है, देख लीजिए बस। ठीक है जनाब। तो रीडिंग क्या कहती है कि मीन्स सिविल कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन टू डिसाइड द क्वेश्चन फॉर्मिंग द सब्जेक्ट मैटर ऑफ रेफरेंस मतलब जो कि आर्बिट्रेशन का रेफर हुआ वो सब्जेक्ट मैटर। इफ द सेम हैड बीन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ सूट, अगर वो आर्बिट्रेशन के पास न जाता तो जिस जिस सिविल कोर्ट में द सूट हो जाता तो आर्बिट्रेशन की भी जुरिसडिक्शन उस हिसाब से होगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते थोड़ा। चैप्टर 2 यहाँ पर स्टार्ट होता है हमारा। हमने 10 क्वेश्चन आंसर दिया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वो। चैप्टर 2 बात करता है कि आर्बिट्रेशन विदाउट इंटरवेंशन ऑफ अ कोर्ट। यहाँ पर इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट तो नहीं है, मगर आगे एक सेक्शन आएगा, सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 में जो वहाँ पर कोर्ट इंटरवीन कर रही है तो वो वहाँ पर क्यों कर रही है, और ये चैप्टर तो अलग बात बता रहा है, तो उसको भी हम कभी देखेंगे। यहाँ पर तो सिर्फ आज सेक्शन 7 तक देख पाएंगे। सेक्शन 3 क्या बात करता है, प्रोविजंस इम्प्लाइड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। ये सेक्शन 3 ये बात करता है कि प्रोविजंस इम्प्लाइड इन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, मतलब आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर जो प्रोविजंस जो चीजें होंगी वो सब वो होंगी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में हमने बता दी है। और फर्स्ट शेड्यूल कहाँ है, देखें हर एक कानून लॉ जो भी है उसके लास्ट में होते हैं शेड्यूल्स। तो इसके भी शेड्यूल में देयर आर सम 4 शेड्यूल आई थिंक। तो फर्स्ट शेड्यूल में जो है वो प्रोविजन मौजूद है कि एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कौन से जो है वो प्रोविजन वगैरह जो भी वो होंगे। ठीक है, तो ये सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में वो चीजें होंगी जो कि फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड देयर। मतलब अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में कोई अलग बात बताई गई है कि भाई हम इन प्रोविजन को फॉलो नहीं करेंगे, फर्स्ट शेड्यूल में जो चीजें हैं वो हमारे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में नहीं होगी, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर सब वो चीजें होंगी, सब वो प्रोविजन होंगे दो विच आर मेंशन्ड इन फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, बढ़ते थोड़ा सा आगे भाई। सेक्शन 4 एग्रीमेंट दैट आर्बिट्रेटर्स बी अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी। एग्रीमेंट दैट आर्बिट्रेटर्स बी अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी, ये सेक्शन सिंपल ये बात करता है कि हमारे सिचुएशन हम मतलब हमारे डिस्प्यूट को एक आर्बिट्रेटर या एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर सोल्व करेंगे, मगर उनको हम आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये लिख देते हैं, ये एग्री कर लेते हैं कि इन आर्बिट्रेटर्स को या कोई एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट जो है वो बंदा करेगा, वो थर्ड पर्सन करेगा जिसका नाम हमने इस एग्रीमेंट में दे दिया है। अगर नाम नहीं दिया तो वो बंदा जिसकी जिसकी होल्डिंग ऑफ ऑफिस का हमने में जिक्र कर दिया। फॉर एग्जांपल हमने कहा है कि भाई जो है आर्बिट्रेटर या आर्बिट्रेटर्स को कोई एक लॉयर एडवोकेट जो है वो अपॉइंट करेगा। तो हमने एग्रीमेंट में ये लिखा, तो मतलब सिंपल कहने का मतलब एग्रीमेंट्स दैट आर्बिट्रेटर्स बी अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड पार्टी जो वो आर्बिट्रेटर्स को अपॉइंट करेंगे। थर्ड पार्टी कौन सी, जिस पर हम एग्री हो रहे हैं, अगर या तो एग्रीमेंट में नाम दे दे उसका या उसकी होल्डिंग ऑफ द ऑफिस कह देंगे भाई कोई डॉक्टर जो होगा वो अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर, कोई एडवोकेट है वो अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर को। दिस इज सिंपली सेड सेक्शन 4 के आर्बिट्रेटर्स आर अपॉइंटेड बाय थर्ड पार्टी। उस थर्ड पार्टी जो वो अपॉइंट कर रही है आर्बिट्रेटर को, मगर उससे पहले हम खुद थर्ड पार्टी के बारे में बता रहे हैं कि वो कौन होगा, उसका नाम क्या होगा या उसकी होल्डिंग ऑफ ऑफिस क्या होगा। ठीक है भाई, सेक्शन जो है वो 5 बात करता है अथॉरिटी ऑफ अपॉइंटेड आर्बिट्रेटर और अंपायर इररिवोकेबल एक्सेप्ट बाय लीव ऑफ द कोर्ट।
सेक्शन ये 5 ये बात करता है कि भाई आर्बिट्रेटर की जो अथॉरिटी है उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको रिवोक नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसको मतलब आर्बिट्रेटर को वो जो है वो उतारा नहीं जा सकता अपनी जो भी उसका फंक्शन है उससे। मगर एक्सेप्शन है कि अगर एग्रीमेंट जो हमने किया था, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो किया था, अगर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में ये लिख दिया कि भाई अगर आर्बिट्रेटर कोई इस तरह का एक्ट करेगा, जो भी एक्ट जो है वो हमारे यहाँ वो नाजुक सूरत हाल में हो, मतलब कोई ऐसा ऐसा काम कर रहे जो हमारे फेवर में ना हो या इनकन्सिस्टेंट हो, तो हम उसको उतार देंगे। अगर इस तरह की कोई बात है एग्रीमेंट में, तो फिर वो उतारा जा सकता है। या दूसरी बात, अगर एग्रीमेंट साइलेंट है, बाय लीव ऑफ कोर्ट भी उसको उतारा जा सकता है, उसको अथॉरिटी को रिवोक किया जा सकता है। मगर लीव ऑफ कोर्ट के लिए आपको मतलब पार्टीज को एप्लीकेशन देनी होगी कोर्ट में कि हम वी वांट द लीव ऑफ कोर्ट टू रिवोक द अथॉरिटी ऑफ आर्बिट्रेटर। सिंपल सेक्शन 5 ये बात करता है। सेक्शन 6 जो बात करता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नॉट टू बी डिस्चार्ज्ड बाय डेथ ऑफ पार्टी देयर टू। टाइटल से पता चल रहा है कि अगर पार्टी मर जाए तो उससे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट खत्म नहीं हो जाएगा। सब सेक्शन 1 बात करता है कि अगर पार्टी जो है वो, अगर पार्टी को ये जो है वो मर जाती है तो उससे क्या होगा। अब उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, या तो वो जो है वो चलाएगा आगे, आगे मतलब आर्बिट्रेशन चलता चलेगा, लीगल वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव चला सकता है, या उसके अगेंस्ट भी वो जो है मामला चलता रहेगा आर्बिट्रेशन के हिसाब से, ठीक है। अब सिविल साइड में यहाँ पर क्यों लिखा है देखें, मैंने पहले भी बताया कि आर्बिट्रेशन एक्ट इज ओनली अप्लाइड ऑन सिविल साइड एंड कमर्शियल अंडर सेक्शन 89A सीपीसी के। और क्रिमिनल साइड में ये भी मशहूर बात है कि अगर कोई बंदा जिसने क्राइम किया और उसके आगे अगर पनिशमेंट आ गई है और अगर वो बंदा मर जाता है, तो उसकी पनिशमेंट जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फैमिली मेंबर्स के अगेंस्ट वो पनिशमेंट इन्फोर्स नहीं कराई जा सकती, ठीक है। तो इस वजह से भी सिविल साइड पर जो है वो ये अप्लाई है, सिर्फ आर्बिट्रेशन एक्ट क्रिमिनल साइड पे नहीं, क्योंकि क्रिमिनल साइड पर हो जाता तो पार्टी मरने से उसका आर्बिट्रेशन खत्म हो सकता था, मगर यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, सिर्फ सिर्फ सिविल साइड है। सिविल साइड पर अगर पार्टी मर भी जाए तब भी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट खत्म नहीं होगा, इट शैल बी फोर्स्ड बाय और अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स। फर्दर बात करता है सबसेक्शन 2 में कि अगर पार्टी मर जाए जिसने आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया था, अब वो आर्बिट्रेशन खत्म नहीं हो जाएगी, भले पार्टी मर जाए वो आर्बिट्रेटर वहीं रहेगा, वो आर्बिट्रेटर को भी मतलब उतारा नहीं जा सकता, उसकी अथॉरिटी जो वो रहेगी। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 7, जिसके लिए आप आई थिंक आए यहाँ पर, प्रोविजन इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। सेक्शन 7 को समझने के लिए वी आर गोइंग ऑन बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ठीक है, हम यहीं पर थे। सेक्शन 6-7 जो है वो बात करता है इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी में, ठीक है, इंसॉल्वेंसी की सिचुएशन में क्या होगा उसको देखते हैं। सपोज करें पर्सन ए, इस पर्सन में क्या होगा, देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट्स इंसॉल्वेंसी। व्हाट्स इंसॉल्वेंसी का मतलब होता है कि अ पर्सन व्हेन इज नॉट एबल टू पे हिज डेट्स, ठीक है। मतलब एक बंदा दिवालिया हो गया है, उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपने कर्जों को पूरा कर सके, ठीक है। अब क्या हुआ, ए और बी ने किया एक एग्रीमेंट, जॉब से तो कॉन्ट्रैक्ट एक बनाते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में जो है वो एक टर्म लिख देते हैं कि इन सिचुएशन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है तो फिर इस सिचुएशन को, इस डिफरेंस को, इस मामले को सोल्व किया जाएगा थ्रू आर्बिट्रेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट में वो एक टर्म को डाल देते हैं, ठीक है जनाब। क्या होता है कि आगे जाकर बी हो जाता है इंसॉल्वेंट। जैसे ये इंसॉल्वेंट होता है तो उसके लिए कोर्ट अपॉइंट कर देती है रिसीवर फॉर बी। रिसीवर कौन होता है भाई, वो जो बी की प्रॉपर्टी को देखेगा। कोर्ट कहेगी रिसीवर साहब आप जाएं बी की प्रॉपर्टीज को देखें, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं या नहीं, ज्यादा प्रॉपर्टीज हैं या नहीं, पैसे ज्यादा हैं या नहीं, कहीं छुपा करके नहीं बैठा है, छुपा कर बैठा है तो इसका मतलब ये इज नॉट इंसॉल्वेंट। और दूसरी बात भी एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बताऊं, देखिए इंसॉल्वेंट आप अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं नहीं कहूंगा कि भाई आई एम नाउ इंसॉल्वेंट, आई हैव नॉट मनी टू पे, आप नहीं करोगे। उसके लिए क्या होगा कि आप कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट जो है फर्दर डिसाइड करेगी, कोर्ट थ्रू एविडेंस एंड फैक्ट्स एंड लॉज के थ्रू डिसाइड करेगी कि आप इंसॉल्वेंट हो या नहीं। और जब वो करेगी आपको कि इंसॉल्वेंट हो या नहीं, तो उसके लिए वो एक रिसीवर अपॉइंट करेगी जो कि सब चीज़ों को देखता रहेगा, तो ही इज नाउ रिसीवर। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बना था, टर्म लिखा गया था, आर्बिट्रेशन जो है वो मसले को सोल्व करेगी, ठीक है। कोई भी मसला हो सकता है, देयर कैन वेरी एनी प्रॉब्लम, एनी डिफरेंस, एनी डिस्प्यूट। यहाँ पर इंसॉल्वेंसी का मसला इंसॉल्वेंसी का नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सेक्शन की लैंग्वेज को समझे। सेक्शन का टाइटल जो है ना
वो ये नहीं बता रहा कि ये जो है वो सूट है या ये जो केस है जो आर्बिट्रेशन के पास गया है वो इंसॉल्वेंसी का केस है। नहीं, इंसॉल्वेंसी का केस नहीं, केस कोई भी हो सकता है, मसला डिस्प्यूट कोई भी हो सकता है, मगर यहाँ पर ये रहा है कि यहाँ पर एक बंदा इंसॉल्वेंट हो रहा है, जो कि हमारी सिचुएशन में भी है। अब ये जो जब इंसॉल्वेंट हो रहा है तो अब क्या होगा, ये सेक्शन एक्चुअली में ये चीज बताना चाह रहा है। तो अब ये होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट में जो आपने टर्म लिखा था कि अगर कोई ब्रीच करता है कॉन्ट्रैक्ट की तो फिर आर्बिट्रेशन उसको सॉल्व करेगी। तो जहां पर जब इंसॉल्वेंट हो गया है बी, तो कहता है कि अब जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को तब तक बस उस कॉन्ट्रैक्ट के उस टर्म आर्बिट्रेशन के टर्म को तब तक इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, मतलब इस डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन के यहाँ तब तक नहीं लाया जा सकता जब तक ये जो रिसीवर है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अडॉप्ट ना कर ले। जब ये अडॉप्ट करेगा then the that contractual term that the term of contract shall be enforced otherwise not। ये सबसेक्शन 1 जो है वो सिंपली ये बात कर रहे हैं। ठीक है जनाब, ठीक है जनाब, जब आपको सबसेक्शन 1 क्लियर हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टू आवर सेक्शन सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 ये बात करता है कि जब सब सेक्शन 1 में आर्बिट्रेशन होनी थी और वो सपोज करो अगर ना हो सकी, ठीक है, अगर वो आर्बिट्रेशन के यहाँ केस को नहीं लाया जा सका, तो फिर क्या होगा कि ये कोई मतलब अदर पार्टी टू द एग्रीमेंट, अदर पार्टी कौन सी, फॉर एग्जाम्पल ए, अदर पार्टी टू द एग्रीमेंट या कोई रिसीवर, वो क्या करेगा कि एप्लीकेशन देगा टू द कोर्ट। एप्लीकेशन में क्या होगा कि कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट, आप ये ऑर्डर करें, ऑनरेबल जज साहब आप ये ऑर्डर करें कि इस मसले को थ्रू आर्बिट्रेशन सोल्व किया जाए। और जब कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाती है, ओपिनियन उसका बन जाता है कि हाँ इट शुड बी सॉल्व बाय आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सॉरी इट शुड बी सॉल्व बाय आर्बिट्रेशन बिकॉज देयर इज अ टर्म इन कॉन्ट्रैक्ट रिगार्डिंग दैट वन, तो फिर कोर्ट ऑर्डर करेगी नाउ इट शुड बी सॉल्व बाय द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। तो ये था हमारा सेक्शन 7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। फ्रेंड्स अब है सेक्शन 89 ए ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड। मैंने जो आपको बताया कि हम इसको डिस्कस करेंगे, एटीआर अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसके अंदर ये बात की गई है कि कोर्ट जो है वो जब उसका ओपिनियन है, कोर्ट जो है वो नेसेसरी जब समझती है कि फैक्ट्स को देखा, उन सर्कमस्टांसेस ऑफ सूट को, सब कुछ चीज़ों को देखा और देखती है कि ये जो केस सूट जो फाइल हुआ है, पार्टीज ने जो फाइल किया है, इट शुड बी सोल्व एक्सपीडिशियसली, मतलब उसको जल्दी से जल्दी इस सूट को डिस्पोज ऑफ किया जाए। अगर कोर्ट देखती है तो जल्दी खत्म किया जाए, वैसे ये टाइम जाया करेगा। तो अब तो क्या कर सकती है, विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज अडॉप्ट कर सकती है एडीआर मेथड को। एडीआर मेथड क्या था हमारा, जो पीछे आर्बिट्रेशन जो पीछे हम डिस्कस किया वो सबको, तो कोर्ट खुद भी कर सकती है क्या, आर्बिट्रेशन को मेथड को अडॉप्ट बट विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज इंक्लूडिंग मीडिएशन एंड कॉन्फ्लिक्शन। अब ये दो अलग ही टॉपिक है, इस पे तो बहुत ही बड़ी और डिस्कशन भी हो सकती है। So guys, thank you. Here the topic is, don't forget to like, subscribe and share my YouTube channel। मैंने तो बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। और अगर आप समझते हो कि आपको फायदा हुआ है इससे तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर समझते हो कि आपको फायदा नहीं हुआ, कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में फिर से आऊँगा कुछ और एफर्ट्स के साथ, और इंशाल्लाह तब मैं आपको सेटिस्फाई कर जाऊँगा। तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, खुदा हाफिज़।